उत्तरी अफ्रीका की एक जाति है बर्बर। इस बर्बर जाति के अरबों के साथ मिश्रण से और इनके इस्लामीकरण के बाद इन्हें ईसाई जगत में मूर कहा जाने लगा, जिससे मोरक्को शब्द बना। सन 711 में मूर सेनापति तारिक बिन जियाद ने उमैयदों का झंडा लेकर उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर इस छोटे से समुद्र को लांघकर स्पेन पर हमला किया। ये जगह तारीख की चट्टान कहलाई, यानी जब अल तारीख। इसी का अपभ्रंश है जिब्राल्टर। तारिक ने सन 718 तक स्पेन के विजिगोथ राज्य को हराकर स्पेन पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। स्पेन को अरब अंदालूस कहते थे। सन 710 के आसपास अरबों ने श्रीलंका पर समुद्री छापा मारा, जिसे वो सेरेनदिब कहते थे। पूरब में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 में सिंध के आखिरी हिंदू राजा दाहिर सेन को हराकर सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। लेकिन जब सन 715 और 740 के बीच सिंध के अरब राज्यपालों ने पश्चिमी और मध्य भारत पर कई हमले किए, तो उन्हें भारतीय शासकों जैसे बप्पा रावल, नागभट्ट, यशोवर्मन, ललितादित्य, दंती दुर्ग वगैरह के हाथों बुरी तरह से हार कर पीछे हटना पड़ा। पूरब में अरब सिर्फ सिंध तक सिमट कर रह गए। सन 715 से अरबों ने अपना मध्य एशिया अभियान शुरू किया। शुरू में उनकी तुर्गेश से अच्छी बनी और अरब सेनाएं तुर्गेश की मदद से चीन तक जा पहुंची। लेकिन सन 717 में सिंकियांग में अक्सू के युद्ध में तांग साम्राज्य ने अरबों को हराकर पीछे खदेड़ दिया। सारे इतिहास में अरब फिर कभी यहां तक नहीं आ पाए। तीसरी ओर सन 717 और 18 के दौरान अरबों ने कुस्तुनतुनिया को जीतने की दूसरी बार नाकाम कोशिश की। मध्य एशिया में अरब तुर्कों के राज्य तुर्गेश से भिड़ गए और 20 साल के संग्राम में उन्होंने आखिर तुर्गेश को हरा ही दिया। सन 720 से लेकर लगभग 110 साल तक मिस्र में अरबों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ बशमूरियों का विद्रोह हुआ। इसमें मिस्र के कॉप्टिक ईसाइयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन उनको हारना पड़ा। सन 730 के दशक में अरबों ने स्पेन से निकलकर फ्रांस में कदम रखा। सन 732 में बीच फ्रांस में टूर्स का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें फ्रेंक्स के राजा चार्ल्स मार्टेल ने अंदलूस के अरब राज्यपाल अब्दुल रहमान गफीकी को मारकर अरबों को इतनी बुरी तरह से कुचला कि फिर उसके बाद उन्होंने कभी स्पेन से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इससे पश्चिमी यूरोप की ईसाइयत खत्म होने से बच गई। चार्ल्स मार्टेल के ही पोते थे शार्लेमैन, जिन्होंने पश्चिमी ईसाई जगत को एक करते हुए होली रोमन साम्राज्य की नींव रखी, जिसे हम जर्मनों का पहला राइख कहते हैं। शार्लेमैन ने स्पेन पुर्तगाल की 750 साल की पुनर्विजय की प्रक्रिया शुरू की, जिसे हम रिकॉन्क्विस्टा कहते हैं, जिसके कारण स्पेन पुर्तगाल फिर से ईसाई बन पाए। 740 तक चीन का तांग साम्राज्य फिर से स्थिर हो गया और उसने तुर्किस्तान में वापसी की। लेकिन इतने में सन 744 में अरबों का तीसरा गृहयुद्ध यानी तीसरा फितना छिड़ गया। इसने उमैयदों की जड़ें हिला डाली। इसके खत्म होते होते उमैयदों के खिलाफ यमन ओमान में ख्वारिजी इबादियों का विद्रोह और खुरासान में अब्बासियों का विद्रोह शुरू हो गया। इबादियों को तो उमैयदों ने दबा दिया, लेकिन खुद उमैयदों को सन 750 तक अब्बासियों ने खदेड़कर अफ्रीका के कोने और अंदालूस तक समेट कर रख दिया। उमैयदों ने स्पेन में अपनी एक अलग खिलाफत बना ली। इसकी राजधानी थी कॉर्डोबा। अब्बासियों को सत्ता दिलवाने में ईरानी मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था और इनमें से अधिकांश ऐसे थे जिनके पूर्वज पारसी थे, जरथुष्ट्रवादी, और जो सासानी साम्राज्य में काफी ऊंचे घरानों से थे और वो सासानी संस्कृति को भूले नहीं थे। अब पूरब की अरब सेनाओं में ज्यादातर सैनिक तुर्क जाति के थे और पश्चिम में मूर। इस्लाम की 1.5 शताब्दियों में हुए इस परिवर्तन का इस्लामिक जगत पर काफी गहरा प्रभाव पड़ने वाला था, जिसे हम आगे देखेंगे। अब अरबों और चीनियों की टक्कर पर निर्भर करता था कि मध्य एशिया पर कौन राज करेगा। चीन से निपटने के लिए
अब्बासियों ने तिब्बतियों से हाथ मिलाया और चीन के तांग साम्राज्य को सन 751 में तलास के युद्ध में निर्णायक रूप से हरा दिया। इसके बाद चीन में विद्रोह हो गया और वो फिर कभी यहां वापस नहीं आ पाया। मध्य एशिया का रेशम मार्ग अब मजबूती से अरबों के हाथों में था। तलाश के बाद अरबों का अब कोई बड़ा दुश्मन या प्रतिद्वंदी बाकी नहीं रह गया था। हालांकि अली के अनुयायियों ने मक्का मदीना के क्षेत्र में अब्बासियों के खिलाफ वैसे ही विद्रोह किया जैसा कि उन्होंने उमैयदों के विरुद्ध किया था, लेकिन यह ज्यादा चल नहीं पाया। उमैयदों और अब्बासियों के काल में अरबों ने न सिर्फ हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर अपना दबदबा बनाया, बल्कि सहारा रेगिस्तान पार करके उसके दक्षिण में स्थित साहेल क्षेत्र के राज्यों से व्यापार मार्ग स्थापित किए, वहां इस्लाम का प्रचार किया और एक के बाद एक कई मुस्लिम राज्य वहां उभरने लगे। तो पश्चिमी अफ्रीका को खोजने टटोलने का श्रेय अरबों को जाता है, बल्कि ये नाम सहारा अरब शब्द सेहरा से निकला है। अगर हम रेगिस्तान को समुद्र माने तो साहिल का अर्थ होता है समुद्री तट। सन 765 से लेकर 835 के बीच अब्बासियों ने पूर्वी अफ्रीका पर कुछ समुद्री हमले किए और वहां के राज्यों से कर वसूला। इनको अरब जंज कहते थे, जिससे जंजीबार शब्द बना। ऐसे ही मौसम शब्द से बना मॉनसून। अब्बासियों ने एक नई राजधानी बनाई, बगदाद, जो कि इस्लामिक जगत का पहला व्यवस्थित सुनियोजित शहर था। उस जमाने के ज्ञात जगत के 3 प्रमुख व्यापारी मार्गों पर अब अरबों की मजबूत पकड़ बन गई थी। तो इस तरह से बसरा अरब जगत का सबसे प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा। इन सब व्यापार मार्गों से समुद्रों के पार जाकर भी इस्लाम हर दिशा में फैला। ये था अरबों का अधिकतम विस्तार, जिसके केंद्र में आता था बगदाद। आगे हम देखने जा रहे हैं कि कैसे अरबों ने बंजर रेगिस्तान में भी एक संपूर्ण सभ्यता का विकास किया। रेगिस्तान की मुसीबतों में यह संस्कृति का कमल कैसे खिला, यह अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है।